नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। रघुवर दास के एक बयान ने पूरे जेएमएम में खलबली मचा कर रख दी है। उनका बस इतना कहना है कि हेमंत सोरेन जो है वो कुशल नेतृत्वकार नहीं है, अच्छे से नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। उनका कहना था कि बसंत सोरेन या फिर सीता सोरेन जैसे अनुभवी लोगों को लेकर आया जाए। उन्होंने जाते जाते यहाँ तक भी कह दिया कि जो सोने के चम्मच को लेकर के पैदा हुआ हो वो आदिवासियों के दर्द को क्या समझेगा। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी सौरभ भी हैं, तो हम सौरभ से भी जानेंगे इस मुद्दे के बारे में। नमस्कार सौरभ। नमस्कार सौरभ, हम जब देखें कि बीजेपी का ये हमेशा से टैक्टिस रहता है कि वो हमेशा अपने विरोधी खेमे में कुछ ऐसे बयानबाजियों के चलते सुर्खियां बना लेते हैं या फिर ऐसा कुछ बयान दे देते हैं जैसे कि विपक्षी खेमे में हड़कंप मच जाए। आपको क्या लगता है, ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर उनके बोलने में कुछ सच्चाई है? बिल्कुल अनुशील, ये विपक्षी पार्टियों का ये हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब भी सत्ता में नहीं रहती है तो जो सत्ता पक्ष में रहती है उनके खिलाफ अगर कैसा बयान देना है, कौन सा बयान से हलचल पैदा करना है या कौन से बयान से विवाद पैदा करना और किसी के पार्टी में कैसे फूट डालना है या जो भी होता है, ये बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनके नेताओं को अच्छी तरह से पता है। और बात हो रही है यहाँ पर रघुवर दास की, जो कि बीजेपी के अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो उनका बयान वाकई में बहुत बड़ा बयान है। कल जो बयान उन्होंने दिया है, कल एक उनके बयान के बाद जो यहाँ का सियासी समीकरण बढ़ा है वो इस हद तक बढ़ गया है कि जितने भी यहाँ के सत्ता के गठबंधन घटक दल के जितने भी पार्टियां हैं सबका पारा गर्म हो गया। और आज उन्होंने जितनी भी पार्टियां हैं सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब ने रघुवर दास और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और खूब खरी खोटी सुनाई है उनके शासनकाल। और आज के बयान के जो है जेएमएम ने तो इतनी बड़ी आरोप लगाया है रघुवर दास पे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया रघुवर दास को कि रघुवर दास सोने के चम्मच लेके वो पैदा हुआ था, जैसा आपने भी बताया अभी। और उनमें से एक और बड़ा पॉइंट था कि मीर जाफर का उनको उपाधि दिया गया। मीर जाफर आप भी जानते होंगे कि उस समय में वो क्या किया करते थे, तो उनसे तुलना करना रघुवर दास का वाकई में ये बता सकता है कि कितने परेशान है जेएमएम के लोग भी, कितने परेशान है कि रघुवर दास ने और बीजेपी ने कितना बड़ा दांव एक चल दिया है जिससे बहुत कुछ हलचल पैदा हो सकती है। हालांकि सब लोग अभी संभल के बोल रहे हैं, यहाँ तक कि बसंत सोरेन का भी जो बयान आया है, जो अखबारों में छपा है, जो कुछ लोगों ने इंटरव्यू भी लिया है उनका, तो उनमें जो उनका जो स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी संभल के बोला है। उन्होंने हेमंत सोरेन को अच्छा मुख्यमंत्री बताया और उन्होंने ये बोला है कि हेमंत सोरेन से अच्छा मुख्यमंत्री इस राज्य में कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने अपना एक जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से बोला, एक बड़े भाई और छोटे भाई का जो प्यार होता है उसको उन्होंने दर्शाया है। अभी हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हाँ एक दांव तो चल दिया है रघुवर दास ने और बीजेपी ने। अब आने वाला समय में बताएगा ये दांव किस हद तक जाता है, कितना फायदा पहुंचाता है बीजेपी को और रघुवर दास को। ऐसे हमें ऐसा देखने को लग रहा है कि तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा है, क्योंकि अगर हम बसंत सोरेन जी की बात करें तो जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो भी काफ़ी बचते हुए दिखे, या फिर और भी लोगों से जब हमने बात की, जो और भी राजनेताओं से जब हमने बात की तो वो भी बचते हुए दिखे। सौरभ, क्या लगता है कि दरार पड़ चुका है या दरार पड़ने वाला है? जी, दरार वाला बात पे हम थोड़ा बोलेंगे जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी जब हमने आज दृष्टि नाव ने भी अगर बसंत सोरेन से बात करने की कोशिश की, हालांकि उनसे बात हुआ फ़ोन पे ही, तो उन्होंने जब हमने सवाल किया पहले तो उन्होंने उससे साफ मना किया कि हमने वीडियो देखा ही नहीं, हम इस पर कुछ बोलेंगे ही नहीं। जब उनसे बोला गया कि नहीं वीडियो चल रहा है, इतना रांची में सबने इतना हड़कंप मचा हुआ है, पूरा सब लोगों ने स्टेटमेंट दे रहा है, तब जाकर उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने जो बयान दिया रघुदास, तो उनका तो काम ही है, वो तो विपक्ष में है तो उस तरह का आरोप लगाते रहेंगे, इस तरह का बयान देते रहेंगे। तो उन पे वो बहुत ज़्यादा उन पे नहीं उन्होंने साफ खुलकर कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका शासन बहुत अच्छा चल रहा है, वो राज्य के सबसे अच्छे लीडर हैं, वो अच्छे से राज्य को चला रहे हैं। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि हम कहेंगे कि बीजेपी ने जो चाल खेला या रघुवर दास ने ये जो बहुत चौंकाने वाला बयान, और एक चौंकाने वाला नहीं बोल सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं ये विपक्षी पार्टियां ऐसी करती है और मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में भी, तो इस तरह के बयान के लिए वो जाने जाते हैं। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं कि किस तरह का बयान देना चाहिए, सुर्खियों में कैसे रहा जाता है और किस बयान से फ़ायदा मिल सकता है, नुकसान हो सकता है, इस तरह से बखूबी वो जानते हैं।
तो ये अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। अभी कुछ बहुत कुछ, हालांकि यह पारा गर्म तो है क्योंकि सब पार्टी ने आज जमकर आज रघुवर दास को आड़े हाथों लिया है। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखने वाली बात आने वाले समय में। अच्छा सौरभ, जब मैं रघुवर दास से खुद बात कर रहा था और बात करने के क्रम में हमने उनसे ये भी पूछा कि आपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे आपको क्या लगता है कि सरकार रहेगी या जाती हुई दिखेगी, तो रघुवर दास का सिंपल सा रिप्लाई था कि यहाँ बालू में चोरी, दारू में चोरी, हर चीज़ में चोरी, पत्रकारों पर हमला, बुद्धिजीवों पर हमला। आप देखें कि उनके सरकार में उनका ऐसा कहना था कि इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ नहीं था। हमने जब एडवोकेट राजीव जी से बात की तो उनका भी यही कहना था कि जब हम देखे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफ़ी सारे पीआईएल किए हैं उन्होंने, तो उन्होंने भी यही बात को रखा था। आपको क्या लगता है सौरभ कि कानून व्यवस्था सही में हेमंत सरकार में बिगड़ी हुई है रघुवर दास के कंपैरिजन में? देखिए, हम अभी क्लीन चिट किसी को भी नहीं दे सकते हैं कि कानून व्यवस्था रघुवर दास के शासनकाल में ज़्यादा अच्छी थी और हेमंत सोरेन के शासनकाल में, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ कहे जाते हैं। आंकड़े अगर बात करें तो आंकड़े कुछ ऐसे हमारे पास भी हैं जिसमें बहुत हद तक रघुवर दास को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी सरकार पूरी करने को जा रही है। तो इन अभी तक के शासनकाल में और रघुवर दास के जो शुरुआती या उनके जो शासनकाल में, तो उनके शासनकाल से ये अभी थोड़ा सा बेटर नज़र, इसलिए अभी आंकड़े में जाना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी 3 साल अभी सरकार के बचे हुए हैं। हाँ, रघुवर दास अभी कुछ दिनों से ज़्यादा मुखर हो गए हैं। मुखर उन्होंने बीजेपी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टी बीजेपी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभा रही है और तमाम वो मुद्दे उठा रहे हैं जो कानून व्यवस्था हो या जितने भ्रष्टाचार के मामले हो या जितने रोजगार के मामले हो, नियोजन नीति के मामले, लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं। और इसमें सबसे आगे रघुवर दास अपने आप को आगे करने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो पूर्व में सरकार चला चुके हैं, उनको एक आइडिया भी है और वो एक विपक्षी पार्टी होने का एक दायित्व भी निभा रही है। अनुशील सौरभ, आपको वो बयान याद होगा जब हेमंत सोरेन हिंदुस्तान टाइम्स के साक्षात्कार में ये बोल बैठे थे कि भोजपुरी और मैथिली बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग होते हैं, और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था जब आरजेडी के तेजस्वी यादव यहाँ पर रांची में 3 दिवसीय मीटिंग के लिए आए थे, तब भी ये बात उन्होंने भी बहुत मुखरता से उठाई थी। आपको क्या लगता है कि ऐसे बयानबाजियों से क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को कमज़ोर दिखाना चाह रही है, या विपक्ष पे एकदम कारगर साबित नहीं होना चाह रही है, या फिर उस पे हमलावर साबित होना चाह रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, हेमंत सोरेन जिन इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे हैं, वो इंटरव्यू जो जिस अखबार ने लिया था, जो भी उनसे सवाल पूछे गए थे, तो उनका एक अपना राजनीति करने का एक उनका एजेंडा है, क्योंकि वो उनका रिकॉर्ड रहा है, जेएमएम पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो झारखंड आंदोलन से वो पार्टी खड़ी हुई है। तो उनका एक वोट बैंक है और उनका एक पॉलिटिक्स यहाँ पे अलग तरह का है। वो आदिवासी को लेकर के ज़्यादा वो मुखर रहते हैं, वो यहाँ के जो कल्चर लैंग्वेज है उन पे ज़्यादा फोकस करना, तो उनका एक सियासी समीकरण अलग है। अब बाकी पार्टियां यहाँ पे जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, उनकी विचार वो सबको लेकर के चलने वाले हैं। जितने भोजपुरी हो गए या जितने भी लोग हैं बिहार के, जितने भी लोग हैं, सबको वो लेके चलने वाली पार्टी, क्योंकि वो भाषा के आधार पर बहुत कम वो लोग बात करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जो मुखर होकर जो वहाँ पे बोले थे, उनके बयान के बाद काफ़ी विवाद हुआ। उनके पार्टी उनके घटक दल में भी काफ़ी बयान से अंतर देखने को मिला। कांग्रेस का स्टेटमेंट अलग था, आरजेडी के जो बात कर रहे तेजस्वी यादव, उन्होंने भी उनसे बात हो सकता है हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके बाद बात भी हुई होगी कि इस तरह का बयान से बचना चाहिए। आप सीएम हैं तो आपको, क्योंकि हम लोग अभी गठबंधन में हैं, उनका साफ कहना था कि हम लोग गठबंधन में हैं तो सबको लेके चलना चाहिए, कि अभी आप अपने खुद का सरकार नहीं है जो आप अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये एक विवादित चीज़ था जिसपे हेमंत सोरेन ने, अब उस पर बहुत ज़्यादा वो थम सी गई है। लेकिन हाँ, एक समय विवाद काफ़ी बढ़ गया था पूरे झारखंड से लेकर हम बिहार में भी देखें तो वहाँ पे भी सियासी भूचाल आ गया था। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी आना पड़ा था प्रेस के सामने, वो भी बोले थे कि हम लोग बिहार झारखंडी को अपने लोग भाई समझते हैं। बहुत तरह की बातें हुई, अब जाकर के मामला अब सेट कर दिया है। रघुवर दास ने एक नया तूल दे दिया है यहाँ पर कि जैसे कल जो बयान दिया था बहुत बड़ा बयान है, और अब आने वाला समय में ये जरूर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, यहाँ पर कुछ हो सकता है। अच्छा सौरभ, जब हम बात करें आदिवासी समाज के उद्धार के लिए,
तो हम देखते हैं कि रघुवर दास भी आदिवासी समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। तो आपको क्या लगता है, आदिवासियों का कल्याण रघुवर दास के सरकार में हुआ था या फिर हेमंत सरकार में ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो 6 आदिवासियों को पूरे इंडिया में, पूरे भारत में पहली बार 6 आदिवासी जो हैं बाहर पढ़ने गए हैं पूरे स्कॉलरशिप पर, जिसका खर्चा जो है राज्य सरकार उठा रही है, झारखंड सरकार उठा रही है। आपको क्या लगता है सौरभ की कौन ज़्यादा हितैषी हैं आदिवासियों के, कौन ज़्यादा विरोधी हैं आदिवासियों के? देखिए, हेमंत सोरेन 5 साल पहले सत्ता में नहीं थे, तो अब सत्ता में आया है। तो उनका शुरू से, मैं बार बार बोल रहा, जेएमएम का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उनका पार्टी का एक इतिहास रहा है कि आदिवासी समाज को लेकर, आदिवासी का उत्थान कैसे हो, आदिवासी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले। झारखंड का उन्होंने बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिन्होंने बोला है कि सबसे ज़्यादा उनका हक है। तो वो अपना एक अलग राजनीति कर रहे हैं, उसी को वो अमली जामा पहना रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि 6 आदिवासी बच्चों को विदेश में पढ़ने, तो एक उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब जब कैंपेनिंग चलता तो वो अक्सर इस बात का जिक्र किया करते थे और अक्सर इस बात को रखते थे कि हम जब आएंगे तो हम आदिवासियों के लिए ये बहुत सारे योजना लेकर के आएंगे। इस तरह की तमाम वो बातें रखते थे। तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, अब जाकर को वो पूरा हुआ है। और भी बहुत सारे उनके आदिवासी समाज को लेकर, आदिवासी को फोकस करके बहुत सारे योजनाएं हैं जो अभी और आना बाकी है, क्योंकि उनका एक पार्टी का एक अलग स्टैंड होता है आदिवासियों को लेकर। वो स्पेशली इस पे ज़्यादा फोकस करती है। अनुशील, सौरभ देखिए, जब हम जेपीएससी की एग्ज़ाम की बात करें तो बीते 4 वर्ष में ये पहला एग्ज़ाम हुआ, वो भी हेमंत सरकार में हुआ। तो आपको क्या लगता है रघुवर इसमें फेल रही या पास रही? क्योंकि 2016 में जेपीएससी तो हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट अटका हुआ है, कोर्ट में पड़ा हुआ है। क्या लगता है सौरभ? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने अगर जेपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट सफलतापूर्वक करवाया है तो इसका क्रेडिट वो जरूर आने वाले समय में और चुनावी जो कार्यक्रम होंगे उन पे जरूर ये इसका लाभ लेंगे। क्योंकि जब रघुवर दास थे उनके शासनकाल में जेपीएससी का एग्ज़ाम सरकार नहीं करवाई। हालांकि कारण कुछ भी हो, कोर्ट का मैटर हो या जो भी हो, लेकिन एक अभी तो उपलब्धि उन्होंने 18 महीने के शासनकाल में ये तो जरूर किया है। रोजगार के मामले में बहुत ज़्यादा इस सरकार पे हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इनका अगर वादा याद करें तो इन्होंने बोला था कि हर 1 साल में हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा अभी उस पर बहुत ज़्यादा अभी सरकार नहीं कुछ कर पाई। हालांकि एक एग्ज़ाम जेपीएससी का जरूर कंप्लीट कराए और आने वाला समय में इसका सरकार जरूर इसको भुनाएगी और रघुवर दास और बीजेपी के शासन को जरूर घेरेगी कि आप जब थे तो जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे थे, हम आए सरकार में तो हमने 1.5 साल में एग्ज़ाम करा के दिखा दिए। तो ये एक चुनावी फ़ायदा जरूर लेंगे। रोजगार के मुद्दे पे अभी बहुत ऐसा चीज़ आने वाला है। हेमंत सोरेन का ये बार बार इन्होंने जिक्र किया है 2021 नियुक्तियों का साल होगा, लेकिन अब अक्टूबर आने को है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि नियुक्तियों को लेकर बहुत सरकार बहुत पॉजिटिव जा रही है, या आने वाले समय में क्या होने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सवालिया निशान है हेमंत सोरेन के जो वादे हैं, वो जब बोलते हैं तो वो कुछ कर नहीं रहा पे। तो युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी, आप हमेशा देख रहे होंगे रिपोर्टिंग में निकलते होंगे तो काफ़ी दिखता होगा कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, पंचायत सेवकों का चल रहा है, स्कूल के लगातार यहाँ पे जब हम देखें सौरभ तो महागठबंधन भी टूटती हुई नजर आती है। क्योंकि हम 27% के रिजर्वेशन की बात करें जो ओबीसी को दिया जा रहा है, उसके ऊपर जो कांग्रेस है वो धरने पर बैठी हुई है। सारे नेताओं में बिल्कुल फूट नजर आ रहा है। क्या लगता है सौरभ की सरकार बचेगी या फिर 5 साल के पहले ही ये धराशायी हो जाएगी? देखिए, ये तो थोड़ा जल्दबाजी होगा। हालांकि एक अलग सा यहाँ पे दिलचस्प राजनीति हो रही है। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी सरकार में अगर आप शामिल होते हैं, जैसे मैं यहाँ की ही जो गठजोड़ पार्टी है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तो सरकार के जितने भी फैसले हैं उनके अगेंस्ट इनका जो भी रहता है उनका तेवर अलग रहता है कि वो धरने पे बैठ जाते हैं या कुछ होता है। ये अपने आप में एक अलग सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कोई सरकार का ही निर्णय पे धरने पे बैठते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ उन लोग में हो सकता है कोई बात पे सहमति नहीं बन पाती होगी, इसी वजह से हो सकता है वो। और जहाँ तक आपने वो बात की आरक्षण को मामले को लेकर, तो उसमें आपसी सहमति हो सकता है गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनमें नहीं बन पाई होगी, इसी वजह से वो धरने पे जाकर। लेकिन आखिर वजह क्या हो रही है? सरकार उन्हीं की है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? ये तो आखिर खुद हेमंत सोरेन भी बताते हैं कि वो आदिवासियों के काफ़ी ज़्यादा शुभचिंतक हैं। तो क्या लगता है इसको इम्प्लीमेंट करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है?
इम्प्लीमेंटेशन में वही है ना, यहाँ पे तीनों पार्टी तीनों विचारधारा की है। वो एक विचारधारा की तो नहीं है कि एक तीनों पार्टी है उनका विचारधारा, तीनों की अपनी अपनी विचारधारा है। अलग अलग पॉलिटिक्स करने का यहाँ पे उनका, झारखंड में करने का उनका उनका रहा स्टैंड रहा है। जेएमएम का हमेशा रहा है, आदिवासियों को लेकर वो हमेशा राजनीति करती है। जेएमएम सब कांग्रेस की अलग राजनीति है, आरजेडी की है। इसलिए हो सकता है कोई इनका जो निर्णय होता होगा वो आपस में नहीं ऐसा बन पाता होगा, क्योंकि तीनों का विचारधारा जहाँ पे अलग होगा कोई भी गठबंधन सरकार में, तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। कई राज्यों में आपको ऐसा मिलेंगे, लेकिन झारखंड में इन दिनों कुछ ज़्यादा ही इस तरह के मामले हमने देखने को मिल रहा है कि सरकार के विरोध में ही, सरकार के निर्णय के विरोध में ही सरकार के ही लोग धरने पे बैठ जाते हैं। अच्छा सौरभ, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, हमने काफ़ी समय ले लिया आपका। तो सौरभ, जब हम देखते हैं कि बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा टकराव चल रहा है अभी के समय, आपको क्या लगता है हमारे व्यूवर्स को किसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर रघुबर दास हों तो वो भी अपने बयानों के वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो हेमंत सरकार के हेमंत हो तो वो भी हमेशा सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। क्या लगता है आपको कि कहाँ पर राजनीति जाकर रुकेगी? देखिए, हम लोग व्यूअर को अपने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लोग बस यही कहेंगे कि आप लोग हर सरकार के जितने परफॉर्मेंस है उनको आंकिए और उसी आधार पे देखिए कि कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी काम कर रही है, कौन सा सरकार रोजगार के मुद्दे पर काम कर रही है, कानून व्यवस्था पे लेकर। ये आप खुद तय कीजिए। आंकड़े तो हम लोग अक्सर बताया दिया करते हैं, उसके बाद ये जनता को तय करना होता है कि वो किस पार्टी को लेकर के वो ज़्यादा अच्छा मानती है। क्योंकि लोगों का कुछ मूलभूत बुनियादी जो सवाल होते हैं उन पे सरकार अगर बात नहीं कर पाती तो उनका हक होता है कि वो सवाल भी पूछ सकते हैं, वो निर्णय भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वो तय करना होता है, आखिर जनता ही तय करती है, क्योंकि जनता को ही आखिर में निर्णय करना होता है कि सरकार के परफॉर्मेंस पे वो किसको चुनती है। ये अभी तो सरकार के 18 महीने होने को हैं। तो क्या लगता है किसको चुनती हुई दिख रही है जनता? अभी ये जल्दबाजी होगी। अभी अगर आप उपचुनाव में देखें तो हालांकि सरकार को ही फायदा हुआ है। जब मधुपुर में उपचुनाव हुआ तो इसमें चुनाव में जो आप देखे होंगे कि मधुपुर का जो उपचुनाव हुआ था वहाँ पर जेएमएम और जितने भी गठबंधन के सरकार है उनको फ़ायदा मिली। तो ये जल्दबाजी, हालांकि एक चुनाव पे एक नतीजे पे नहीं जाना चाहिए, ये अभी जल्दबाजी, अभी बहुत सारे निर्णय पे जाना है। मुख्यमंत्री ने रोजगार के मुद्दे पे बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर किए हैं, बहुत सारे ऐसे बात किए हैं। या फिर पारा शिक्षकों की वापस से नियुक्ति की बात की है, पारा शिक्षकों का हुआ, आंगनवाड़ी का हुआ, हाई स्कूल का वैकेंसी, बहुत सारे मामले हैं। बहुत सारे चीज़ पे अभी तय करना है कि अभी सरकार को 3 साल हैं। आने वाले समय में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अगर इन पे अगर सरकार अगर ठोस निर्णय नहीं ले पाती है या कोई रोजगार के मुद्दे पे कुछ ऐसा नहीं करती है तो वाकई आने वाले समय में सरकार के लिए चुनौतियां होंगी। और ज़रूर इसका बीजेपी भी फ़ायदा उठाएगी कि जो उनके वादे हैं सब वो याद दिलाएंगे। इस तरह के जो अभी स्टेटमेंट है जो इन्होंने रघुवर दास, इस तरह के भी आएंगे, इस पर भी बवाल होंगे और हो भी रहा है। ये आने वाले समय का हमें इंतजार करना चाहिए। मतलब सियासत और गर्म होने सियासत जैसे जैसे ये सरकार का कार्यकाल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे हर सरकार में होता है। जब सरकार काम नहीं कर पा रही है या सरकार अपने वादे पूरे नहीं हो तो विपक्षी पार्टियों का काम है सरकार के वो दबाव बनाए, कुछ ऐसा करे जो वो करने को मजबूर हो। तो ये होता रहेगा। ये बीजेपी भी जब रहती है तो विपक्ष का ये काम होना भी चाहिए कि विपक्ष का जो काम है, जो जनता का आवाज़ है, वो जो नहीं कर पा रही है सरकार, उसकी आवाज़ बनना चाहिए। तो ये आने वाले समय में ये चीज़ अगर सरकार नहीं करती है तो विपक्ष को ऐसा काम लगातार करना चाहिए ताकि सरकार जो काम नहीं कर रही है, जो वादे नहीं पूरे कर रही है, वो वादे करने पे मजबूर हो और वो करना पड़े उन्हें। धन्यवाद सौरभ, और आप सबका भी धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना। आप हमारे दृष्टि नाउ के वेबसाइट पर जाकर झारखंड से जुड़ी हुई सारी खबरें पढ़ सकते हैं और हमारे YouTube चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और हमारे साथ थे हमारे सहयोगी सौरभ।